हेलो फ्रेंड, मैं जसबीर भारद्वाज आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएससी सीसेट 2024 का पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 53 क्वेश्चन है जिनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना है और आप बहुत आसानी से चीज़ों को सीख जाओगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और तो देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्पेस है हमारे पास, है ना। मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो 4 4 के कट बना लो, 5 5 के बना लो, है ना। या फिर इसमें अगर इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मुझे डबल बी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ डबल ए लेके देखता हूं, डबल ए बी सी डी, फिर ए डबल बी सी डी, फिर मैंने देखा ए बी डबल सी डी, फिर मैंने देखा ए बी सी डबल डी। तो ये बिल्कुल फिट बैठ गया, मुझे 4 5 इसमें स्पेस बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और मैंने सीरीज की तरफ ध्यान से देखा और मेरा सही आंसर आ गया। तो इसमें ए सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 पर्सन पी and Q enter into a business. P put 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of total profit of 2,000, what is the capital contributed by P? बिल्कुल आसान है। देखो, P और Q का रेशियो बना लेते हैं, है ना। मान लिया Q को x रुपए मिले, तो इसको x रुपए इन्वेस्ट किए, है ना। तो इसने कितने किए? x प्लस 14,000, है ना। और ये कह रहा है P ने 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 8 मंथ के लिए। और Q ने कितने मंथ के लिए? 10 मंथ के लिए, तो ये 10, है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो आता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? इन प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 2000, और उसमें से क्यू को कितना मिलता? 400 ज्यादा, है ना। तो बचा कितना? 1600। ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये 800 हो गया। तो देखो, क्यू को 800 रुपए प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे, तो पी को कितने मिलेंगे? 1200। सही बात है। अगर आप रेशियो बनाओगे तो 2:3 बनेगा। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, है ना। और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम भी क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो। तो हम इसको कंपेयर कर देंगे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4x प्लस 56,000 अपॉन में 5x इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर है 8x प्लस 2 इंटू 56,000। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 56,000, है ना। तो 7 से कैंसिल हुआ, ये 7 8 जा और 8 2 जा 1600। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 1600। हमें बताना है कि p ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो p का कंट्रीब्यूशन कितना है? x प्लस 14,000। तो p का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 16,000 प्लस 14,000 और दैट इज इक्वल टू 30,000। सही बात है। तो आंसर विल बी ए। सही है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सी सेट में आपको 80 में से 33% आपको सही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, जो आपको सही से आते हैं वही करने हैं। सी सेट में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करना होता है। सही है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, P's salary is 20% lower than Q, which is 20% lower than R। तो ये P है, ये Q है, R है ना। तो P का सैलरी 20% लोअर Q और Q का 20% देन R। R अगर 100 है तो Q इससे 20% कम है। 100 का कितना भी परसेंट लोगे वो सेम होता है। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। लेस है तो माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 80। फिर देखो, P क्या है? Q से 20% लोअर है, तो इसका 10% कितना होगा? 80 का 8 और 20% 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 लोअर है तो माइनस कर दो, 64 आ गया।
सही बात है। तो ये कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी, आर का जो सैलरी है पी से कितना ज्यादा है, 36 है ना, किससे, पी से। तो 36/64, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 9/16। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दो टेक्निक से हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/16 का परसेंटेज में अगर आप वैल्यू देखोगे वो होता है 6.25%, या इंटू 100 कर दो। इंटू 100 करने में थोड़ा सा गड़बड़ आएगी क्या, कि ये आगे हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/16 का वैल्यू पुट कर दो, जो कि होता है 6.25%, है ना। 25 निवा 225 होते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 कैरी आ गया, 9 6 54 और 2 56। विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। सही बात है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए नंबर is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? मैं x मान लू, नंबर को 100 मान लू, दोनों से आंसर सही आएगा। मैं मान लेता हूं नंबर 100 था, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करा तो आंसर 25 आया। फिर नंबर 100 था, उसको मल्टीप्लाई करना था, तो लिखना क्या था हमने, 400, लिखा कितना, 25। तो डिफरेंस कितने का आया, 375 का, और वो किस पे आता, 400 पे, तो अपॉन 400 और इनटू 100 कर दो, क्योंकि हमें किस में निकालना, परसेंटेज में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 का टेबल पढ़ दो, 4 9 जा, फिर 3 जा, फिर 7 जा, फिर 5 जा, है ना, 93.75%, ये आ गया डी ऑप्शन। क्लियर है। अब आप देखो एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे यूपीएससी में पूछे गए हैं, है ना, 5 या 7 सेकंड में बड़े आराम से हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में 80% जो स्टूडेंट है पास हुए इंग्लिश में, 70% जो है पास हुए हिंदी में, 15% फेल हुए दोनों में। सही बात है। अब देखो टोटल परसेंटेज होता है 100, है ना, 100% में से 80% पास हो गए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो फेल हुए स्टूडेंट वो कितने हैं भाई, 20%। और हिंदी में 70% पास हुए 100 में से, है ना, तो हिंदी में फेल कितने हुए भाई, 30%, है ना। ये कह रहा है 15% जो स्टूडेंट है ना दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो आपने बताना क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। ये इंग्लिश में फेल हुए 20%, इनमें आपके 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, मैथ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो 5% ऐसे स्टूडेंट बच गए जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और इनमें 15% ऐसे स्टूडेंट हैं हिंदी वालों में कि जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 20% रिजल्ट आ गया जो सिर्फ एक विषय में फेल है, ओनली वन सब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा, 20। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है फादर said to his son, "N years back I was as old as you are now." फादर की प्रेजेंट एज मैंने मान ली एफ है, और सन की मैंने प्रेजेंट एज मान ली एस है ना। तो इसको पढ़ते पढ़ते साथ के साथ स्टेटमेंट बनाते जाओ। ये कह रहा है कि एन साल बैक, तो जब बैक लेते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं। फादर की प्रेजेंट एज मैंने एफ मान लिया, उसमें से एन साल पहले फादर एम वो जो सन है आज जो उसकी एज है प्रेजेंट एज वो एस मान ली। तो फादर का जो एज एन साल बैक था वो आज किसका है, सन का। तो एफ माइनस एन, एन क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, तो वो क्या है, एस के बराबर। या फिर मैं इसको ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, फादर माइनस सन बराबर है किसके, एन के। दोनों का जो डिफरेंस है वो एन आ गया, है ना। फिर कह रहा है माई प्रेजेंट एज इज, यानी कि जो फादर है उसकी जो प्रेजेंट एज है इज 4 times योर एज एन ईयर बैक। तो जो सन है ना, एन साल पहले जितने साल का था उससे फादर क्या है, 4 टाइम है।
तो फादर बराबर क्या हो जाएगा 4s माइनस 4n। तो ये आ गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। फिर आगे कह रहा है if the sum of the present age of father and son is 130, तो फादर प्लस सन का जो एज है वो है 130 ईयर। इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 3 मान लेता हूं, है ना। तो अब यहां से आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। वैल्यू जब आप पुट करोगे ना तो आप यहां पे देखो इस वाले इक्वेशन में इसको मान लिया 4 नंबर, ठीक है। इसमें एफ का वैल्यू रख दो, इसमें पुट इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 4, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट 4s माइनस 4n माइनस एस बराबर है n, है ना। तो इसको तो हम इधर ले आए, ये हो गया 3s बराबर है 5n, सही बात है। तो यहां से अब आपने क्या करना है, s का वैल्यू निकाल लेना है। देखो s का वैल्यू कितना आ गया, s बराबर है 5/3n। s का वैल्यू मुझे मिल गया। s का वैल्यू आप यहां पे रख दो, है ना। s का वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1, है ना। तो ये हो जाएगा f माइनस n बराबर है, s का वैल्यू है 5/3, तो f का वैल्यू आ गया, इसको इधर जाके ऐड करेंगे तो 8/3, है ना। तो f का वैल्यू है मेरे पास और s का यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 8/3n प्लस 5/3n बराबर है 130। तो इसको सॉल्व कर दो, 13/3n बराबर है 130, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ये n का वैल्यू इधर आगे मल्टीप्लाई, तो n का वैल्यू कितना आ गया 30, और n है क्या, आप देखो फादर और सन का एज का डिफरेंस, यही बताना था हमने कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, है ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया 30। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में आपका टाइम लगेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 से 4 सेकंड में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। बिल्कुल सही बात है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। फिर सेकंड है 1 मीट्रिक टन 1000 किलो होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर थर्ड है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में आप देखोगे 3 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीस, है ना। तो ये n क्यूब है 64, तो n का वैल्यू आ गया यहां पे 4, है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे ये इस टाइप से क्यूब होता है, ये इस टाइप से एक क्यूब बन गया, है ना। इसमें मुझे कितने, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल कट, n का वैल्यू 4 है ना। क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे मैंने ये एक कट लगाया तो 2 पार्ट हो गए, 2 कट लगाए तो 3 पार्ट हो गए, मैंने 4 कट लगाए तो नहीं सॉरी, एक कट लगाया 2 पार्ट, 2 कट लगाए 3 पार्ट और 3 कट लगाए तो 4 पार्ट हो गए। 4 ही तो मुझे n का वैल्यू 4 ही तो लेना है। तो देखो 1 2 3 4, तो कितने कट लगाने पड़े मुझे 3, लेंथ में 3, ब्रेड्थ में भी मुझे 3 कट लगाने 1 2 3, और हाइट में भी मुझे 3 कट लगा 1 2 3, है ना। तो 3 3 3 टोटल कितना हो गया, मुझे कितने कट लगाने पड़े 9 कट, है ना। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। आपको कितना टाइम लगता है इसमें, इसमें आपको 3 ही सेकंड लगते अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर रखी होगी, है ना। तो देखो ये बन गया आपका इस टाइप से। एनी डाउट।
नेक्स्ट ये है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 और इसमें कह रहा है कि प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और मैक्सिमम इनमें से हम दो बार यूज कर सकते हैं। आपने बताना है नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होता है? जीरो। नॉन नेगेटिव वैल्यू जीरो, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। मुझे इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाना है। तो अगर मैं इसकी तरफ ध्यान से देखूं, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 7 में से 7 माइनस कर दे तो जीरो। तो आप देखो ये वाला साइन यहां मैं लिखूंगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अगर आप देखोगे जब भी आप इस टाइप से कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आप किसका यूज करते हो? बोर्ड मास का हमेशा यूज करते हो। तो बी ब्रैकेट सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर बीच वाली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। ऑफ ऑफ मींस मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका बोर्ड मास ए एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, है ना। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 -4 -3 और +2। तो पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, ये 2 हो गया। तो अब देखो प्लस +2 -3 -4, 5 और 2 को ऐड करो तो 7, 5 -4 और -3 को ऐड करोगे तो -7। तो नॉन नेगेटिव वैल्यू आपकी क्या आ गई? लीस्ट जीरो, है ना। इसमें बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जब आप एग्जाम में बैठ के सोचोगे तो आप हो सकता है इतनी तेजी से ना सोच पाओ, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6k डेज वेयर k इज नेचुरल नंबर। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट वर्क कैन कंप्लीट इन 5k डेज, है ना। तो मान लिया मैंने M1 आदमी थे, 6k में वो काम कंप्लीट कर देते हैं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि इधर M2 आदमी हो गए, वो इंक्रीज हो गए और वो कितने दिन में 5k में कंप्लीट कर देते हैं। के यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है, तो इसलिए में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। के से के कैंसिल हो जाएगा। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 5/6। पहले 5 आदमी थे, अब कितने हो गए? 6। कितने बढ़ गए? 1। किस पे? इनिशियल वैल्यू पे हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो 1/5 कितना हो जाएगा? 20%, है ना। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सवाल है भाई। यहां नीचे डी ऑप्शन में 7 आवर्स दे रखा है। कह रहा है XYZ कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। However, only one person at a time can work in each hour, है ना। And nobody can work for 2 consecutive hours. 2 लगातार घंटे कोई काम नहीं करेगा, 1 घंटे एक ही काम करेगा, है ना। और ये कह रहा है all are engaged to finish the work। लेकिन इसने कोई ऑर्डर की बात नहीं की है, इसने बोला है कि सभी एंगेज होने चाहिए काम करने में। अब देखो यहां पे अच्छी बात क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। सबसे कम समय। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए XYZ है, ए नहीं है, XYZ ये लेता है आपका 6 घंटे, ये 8 घंटे और ये भी 8 घंटे, है ना। तीनों काम सेम करते हैं, इसलिए मैं एलसीएम लेता हूं जो कि 24 है, उसको मैं टोटल वर्क मान लेता हूं। 24 कोई भी काम था, ए 6 घंटे में करता है, तो ए की एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता आएगी जो कि कितना है? 4, एक्स का आएगा 4, वाई का 3 और जेड का 3, है ना। 1 घंटे में एक ही काम करता है। अब देखो पहले घंटे 1 घंटे एक्स ने काम करा कितना? 4 यूनिट। फिर अगले 1 घंटे वाई ने काम करा कितना यूनिट? 3। ठीक है, कम से कम समय में काम होना चाहिए। तो काम ज्यादा कौन करता है? एक्स। तो एक्स को हम ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन एक्स क्या है? कॉन्जिकेटिव 2 घंटे काम नहीं करता, है ना। तो पहले एक्स ने 4 यूनिट करा, फिर वाई ने करा, फिर अगले 1 घंटे
x को मैं फिर लेके आया क्योंकि काम मुझे कम से कम समय में करना है ना। फिर मैंने सबको एंगेज भी करना है, तो फिर मैं अगले घंटे के लिए किसको ले आता हूं, z को, जो कि 3 यूनिट करेगा, है ना। तो ये हो गया 7, ये भी हो गया 7। फिर मैं 1 घंटे के लिए किसको, x को फिर लेके आता हूं। फिर 1 घंटे के लिए या तो y को ले आओ या तो z को ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों का, क्योंकि काम करने का एफिशिएंसी सेम है। तो y को लेते हैं 3, फिर ये 7 हो गया। फिर 1 घंटे के लिए हम किसको लेके आते हैं, x को। x कितना करेगा, अब देखो ये हो गया 21 यूनिट काम हो चुका है यहां से, 21 यूनिट। और टाइम कितना लगा है, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे में 21 यूनिट काम हो चुका है। और अब अगले घंटे के लिए काम किसको करना है, मुझे कम से कम समय लगाना है, तो कौन काम करेगा, x काम करेगा। अब देखो x काम करेगा तो काम कितना बचा हुआ, 3 यूनिट, और x करता कितना है, 4, तो x लेगा 3/4 आवर्स, और काम कितना है, 24 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 3/4 आवर्स का मतलब क्या होता है, एक आवर में कितना मिनट होता है, 60, तो इंटू 60 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 45 मिनट। तो 6 घंटे कंप्लीट, 6 घंटे 45 मिनट इसमें लगा है। तो यही मिनिमम टाइम आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे 45 मिनट। इसमें आप देखोगे हमने जेड को भी एक बार इन्वॉल्व कर लिया, इसने ये नहीं बताया था कौन कितनी देर काम करेगा, ये कह रहा मिनिमम टाइम लगना चाहिए और सबकी एंगेजमेंट होनी चाहिए, जो कि हो चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या है, 6 घंटे 45 मिनट, है ना। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करने की जरूरत थी, अगर आप पहली बार में करोगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, जो कि आप मानते हो सही होगा, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, 6 घंटे 45 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कॉन्जिकेटिव जीरो। अब देखो नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, 2 और 5 का पावर। और जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें सबसे कम पावर किसकी होगी, 5 की। तो इसमें 5 का पावर चेक कर लो, देखो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 8, 3 का 6, 4 का 8 एंड सो ऑन, डबल डबल पावर दे रखा, तो मुझे 5 का पावर चेक करना है। 5 का 10 इंटू है 10 का 20, फिर 15 में 5 होगा, हमें सारे 5 की पावर चेक कर लेना है। फिर ये 30 हो गया, फिर उसके बाद 20 में होगा तो ये 40 हो गया, फिर उसके बाद 25 में होगा 50, यही तक दे रखा है। 5 का पावर ऐड कर लो, 2 का पावर तो होगा इसमें बहुत ज्यादा, 5 का पावर कम होगा, इसलिए मैं 5 का पावर काउंट कर लेता हूं। तो कितना है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। अगर आप देखोगे ये जो 25 का पावर 50 है, मैं इसको लिख सकता हूं 5 का पावर 50 और 5 का पावर 50। तो इसमें क्या है, 5 का पावर कितने बार आया है, 2 बार, तो मुझे एक 50 और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 100, 70, 90 और ये 100, 100 प्लस 100, तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगी इसमें, 200, है ना। अगर आप देखोगे 2 का अगर आप पावर चेक करने पे आओगे तो 2 का पावर हर सेकंड नंबर में 2 है, तो 2 का पावर तो इससे बहुत ज्यादा होगा। जो कम पावर होता है 2 और 5 में, वही आपका आंसर होता है, कम पावर होगा इसमें 5 का, तो आंसर क्या होगा इसमें, 200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा हूं जनवरी 1, 2023 ए पर्सन सेव ₹1। 1 जनवरी को एक आदमी ने ₹1 सेव करा, ठीक है। 2 जनवरी को फिर उस आदमी ने ₹2 ज्यादा सेव करे इससे, तो ₹3 सेव करे। फिर 3 जनवरी को उस आदमी ने इससे ₹2 ज्यादा सेव करे, ये ऐसा बोल रहा है कि सेव 2 मोर देन दैट ऑन प्रीवियस डे एंड सो ऑन, एट द एंड ऑफ विच डेट वाज हिज टोटल सेविंग ए परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट क्या क्यूब क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना, जैसे 16, 25, 36 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे 8 जिसका पूर्णतः घनमूल निकल जाए, है ना, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का क्यूब रूट बोलते हैं,
64 का क्यूब रूट 4, तो 64 एक ऐसा नंबर है जो 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब। तो इन सब का टोटल करना है। तो देखो 3 और 1 4, फिर इसमें 2 करो 5 रुपए हो गए, फिर आप 4 जैन को देखोगे 7 रुपए हो गए, फिर 5 जैन को देखोगे 9 रुपए हो गए, फिर 6 जैन को देखोगे ये हो गए 11 रुपए हो गए, फिर 7 जैन को देखोगे आप ये 13 रुपए हो गए, फिर 8 जैन को देखोगे आप 15 रुपए हो गए। अब मैं इनको जोड़ के देखता हूं, 3 और 1 को मैंने ऐड करा 4, और 5 कितना हो गया 9, और 7 कितना हो गया 16, और 9 कितना हो गया 25, और 11 कितना हो गया 36, और 13 कितना हो गया 49, और 15 कितना हो गया 64। ये कह रहा है इन सब का जोड़ जो है परफेक्ट स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, तो वो आ गया 64। और ये किस डेट को हुआ? 8 जनवरी को। तो आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। क्लियर है? एनी डाउट? देखो ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगा है। ओके, ऑल क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है लेट x बी ए 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x। तो x कोई भी 2 डिजिट नंबर मान लिया मैंने a b, और 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है? ये यूनिट डिजिट, ये 10th प्लेस, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10a प्लस b, है ना। और y क्या है? इंटरचेंज कर दिया ba, तो y क्या हो जाएगा? 10b प्लस a। तो x प्लस वाई क्या होगा आपका? x प्लस वाई होगा, इनको ऐड करोगे 11a प्लस 11b, यानी कि 11 बाहर ले लो, a प्लस आ गया। तो ये कह रहा है x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, अब देखो कोई भी 2 अंकों का एक नंबर है और इंटरचेंज कर दो डिजिट को, दूसरा जो नंबर बनेगा, और जब उनका एडिशन लोगे तो वो 11 का मल्टीपल होता है, और उनका सब्सट्रैक्शन डिफरेंस लोगे तो वो 9 का मल्टीपल होता है। ये कह रहा है सबसे बड़ा, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई? 9। तो देखो 1 और 8, फिर 2 और 7, फिर 3 और 6, 4 और 5, उल्टा भी हो जाएगा, 5 और 4, 6 और 3, 7 और 2, 8 और 1, है ना। अगर आप लोगे 90, है ना, वो इसमें काउंटेबल नहीं है ना, क्योंकि 90 में 9 और 0, 0 और 9, 0 और 9, तो जब आप 90 लोगे, 90 तो सही आ गया, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 0 और 9 2 डिजिट नंबर नहीं है, इसलिए ये वाले पेयर हम नहीं लेंगे। तो आप देखो कितने पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? तो आपको ये चीजें कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है वेट ऑफ 6 बॉय इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन और इक्वल टू वेट ऑफ 4 मैन। एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 63। वुमेन देखो पहले कितनी है, 4 वुमेन का जो वेट है 63 केजी है। तो टोटल वेट ऑफ वुमेन कितने हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ वुमेन 63 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 252 केजी, है ना। तो यहां पे वो 252 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज वेट दे रखा वुमेन का, और 4 वुमेन किसके बराबर? 3 मैन 7 गर्ल और 6 बॉय, सारे इक्वल हैं, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। अब कह रहा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज, ये रहा 6 बॉयज हैं, तो 6 बॉयज का जो एवरेज वेट निकालना हमने, टोटल दे रखा है कितना? टोटल वेट ऑफ 6 बॉयज, टोटल वेट ऑफ 6 बॉय 252 केजी, है ना। एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 252 अपॉन में 6 का टेबल पढ़ दोगे आप, 42 केजी आ गया। ये रहा बी ऑप्शन। क्लियर? उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
हाउ मेनी टाइम आर एंड एंड द मिनट एंड coincide in a clock between 10 a.m. and 2 p.m. on the same day. बिटवीन बोला है ना, 10 से 11। पहले तो कंसाइड का मतलब एंगल कितना, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, है ना। और इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है भाई 2/11 A1 प्लस माइनस A2, है ना। A2 होता है जो गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है A2, 0 डिग्री। और A1 क्या होता है, A1 होता है आर एंड का स्पीड। आर एंड कितने डिग्री पर आर की स्पीड से चलता है, 30 डिग्री पर आर। तो हम क्या करेंगे, A1 30 इंटू स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या, जो आपको आर दे रखा होता था, जैसे 10 से 11, 11 से 12, तो उसमें 10 से 11 में 10 का मल्टीप्लाई करना है ना। यहां से बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो 10 से 11 कितने बजे कंसाइड करेगी, तो 2/11, है ना। फिर यहाँ पे 30 से 10 का मल्टीप्लाई करो तो 300, प्लस माइनस 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 600/11। और कितने बज के, 10 बज के 11 का टेबल पढ़ो, 54 पॉइंट समथिंग है, तो मैं अप्रोक्स में लिख देता हूं इसको, 10:54 पे वो आर एंड और मिनट एंड क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे। किससे किस में, 10 से 11 में। फिर 11 से 12 आप देखोगे, सेम टेक्निक, 2/11 इंटू 11 का 30 से मल्टीप्लाई करो, 33 100, तो ये हो जाएगा 6600 अपन में 11। तो ये 11 बजकर तो 60 मिनट, यानी कि 12 बजे मान लू मैं इसको, 11:60 का मतलब 12। फिर 12 से 1, तो ये हो जाएगा 2/11 और इंटू 360, तो ये हो गया 720/11। तो ये कितना, 12:65 समथिंग आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। ज्यादा अगर हो जाता है तो वही समय होता है जो पहले दिया होता है, यानी कि ये भी कितने बजे, 12 बजे कंसाइड करेंगी। फिर 1 से 2, 1 से 2, 2/11 इंटू में 30, तो ये हो गया 60/11, है ना। तो 1:05, 1:05 पे कंसाइड करेगी, कुछ सेकंड भी होंगी। तो देखो कितने बार कंसाइड हुई, एक, लेकिन ये दोनों का सेम टाइम है, तो इसको एक ही काउंट करेंगे, 2 और 1 3, है ना। तो 10 से 2 के बीच में कितने बार कंसाइड हुई है, 3 बार। ज्यादा समय नहीं लगता है, आपने निकाल के ही देख लिया बजाय के रट्टा मारने के, है ना। इसका डायरेक्ट टेक्निक भी होता है कि इन 1 आवर, है ना, 24 घंटे में कितनी बार कंसाइड करती हैं, फिर 48 घंटे में कितनी बार करती हैं, 12 घंटे में कितनी बार, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप बताते हो कि 1 घंटे के डिफरेंस में कितनी बार, 1 बार। लेकिन जैसे 10 से 11 से 12, 12 से 1 क्या हुआ, दोनों का सेम टाइम आ गया, तो 1 कम हो गया। तो 12 घंटे में कितनी बार कंसाइड करेगी, 11 टाइम, है ना। 24 घंटे में 22 बार। तो ये ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपको ये टेक्निक याद है तो आप निकाल के देखोगे, जब भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, ये विद इन 3 सेकेंड का क्वेश्चन है, विद इन 3 सेकेंड। देखो आपको पता होना चाहिए, इसकी भी डायरेक्ट टेक्निक होती है। ये सेम कैलेंडर निकालने के लिए हम एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए मैंने टेक्निक बनाई हुई है कि अगर कोई भी ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 4 का मल्टीपल है, 4 का अगर वो मल्टीपल है, तो कैलेंडर कितने 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो 6 साल के बाद रिपीट होगा। अगर वो 2 या 3 साल ज्यादा है 4 के मल्टीपल से, तो वो 11 ईयर बाद रिपीट होगा। तो यहां देखो 24, लास्ट के 2 डिजिट देखने हमने, 25 है, तो एक एक्स्ट्रा, 4×6 = 24 होते हैं, 4n+1 है, तो 2025 का कैलेंडर कितने 6 साल के बाद रिपीट होगा, जो कि कितना होता है 2031। सही आंसर, विद इन 2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ये कह रहा है कि P और Q इसमें क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, और इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8। और ये कह रहा है R और S इवन नंबर है, R और S क्या है भाई, इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओड प्लस ओड, अगर नहीं भी पता है तो आप विद इन 2 सेकेंड आराम से दिमाग में काउंट कर सकते हो। ओड प्लस ओड, 3 और 5 8, तो इवन होगा। ओड इंटू ओड, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15, ओड ही आएगा। इवन प्लस इवन, 2 प्लस 4 6 आ गया, तो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन। फिर इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, इवन ही आएगा, है ना। फिर ओड प्लस इवन, 3 और 2 5, ओड आएगा। फिर ओड इंटू इवन, 3 दूने 6, इवन आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप विद इन 2 और 3 सेकेंड क्या कर सकते हो, इसको तुरंत निकाल सकते हो। देखो पी क्या है, ओड है, और आर क्या है, इवन है ना। तो ओड माइनस इवन, तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, ओड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये ओड ही होगा, ओड इनटू। फिर क्यू है यहाँ पे ओड और एस है इवन, तो 3 दूना 6, तो ये होगा इवन। ओड और इवन का मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, इवन ही आएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर ये है क्यू माइनस एस, क्यू है यहाँ पे ओड और एस है इवन, ओड माइनस इवन, 5 में से 2 गया 3, ये ओड ही आएगा, है ना। फिर क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है यहाँ पे ओड, 3 का स्क्वायर 9, तो ओड ही आया। ओड इंटू इवन, 3 दूने 6, तो ये इवन आएगा, और ओड और इवन का मल्टीप्लाई इवन होगा, बिल्कुल सही आ गया, है ना। फिर ये है क्यू प्लस आर, क्यू है यहाँ पे ओड और आर है इवन, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आएगा ओड, है ना। फिर ये P प्लस एस, P है यहाँ पे ओड 3, S क्या है 2, 3 और 2 5, तो ये ओड। और ओड इंटू ओड, तो 5 इंटू 5 या 5 इंटू 3, ये ओड ही आएगा, इंटू है ना, तो ये तीनों सही हो गए, 1 2 3 सही, है ना। तो इसमें ऑप्शन यहां दिख नहीं रहा, पीडीएफ बना रखी है इसलिए, तो डी ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन जिसमें 1 2 3 सही आ रहे हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तीनों सही। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड व्हेन द क्लॉक शो एट 4:25 आवर्स, है ना। 4:25 पे मिनट एंड और आर एंड का डिफरेंस बताना है। तो देखो मिनट जो एंड है वो 6 मिनट प्रति मिनट के हिसाब से चलती है, 6, है ना। और जो आर एंड है वो 30 डिग्री, 6 डिग्री पर मिनट, मिनट एंड चलती है। और जो आर एंड है वो चलती है 6 डिग्री पर आर, तो एच घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, 30 एच। और मिनट जो आर एंड है वो मिनट में कैसे चलती है, हाफ डिग्री पर मिनट, तो वो भी इसमें आपको ऐड करना होगा। ये तो आपकी स्पीड है किसकी, आर एंड की, और ये है मिनट एंड की। इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये 6 दूने 12 में से गया 11/2 m माइनस 30 h, ये आपका क्या आ गया, एंगल आ गया, किसमें, आर एंड में और मिनट एंड में। m का मतलब मिनट और h का मतलब आर। तो देखो 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 25, माइनस 30, आर कितने हैं 4, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 275 अपोन में 2 माइनस 120। फिर इसको सॉल्व कर दो, 1 3 7.5 माइनस 120, तो ये आ गया 17.5 डिग्री। ये रहा सी ऑप्शन। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो, जिसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो
तो आप देखो ये है 222 222 रेज टू पावर 333 प्लस 333 पावर 222। अब अगर आपको पता हो 111 जो होता है 3 इंटू 37 होता है ना, तो मैं इसको अगर ब्रेक करके लिखूं 2 इंटू 111, 111 को भी मैं ब्रेक कर देता हूं 3 इंटू 37 का पावर 333 प्लस इसको ब्रेक करो 3 इंटू 37 का पावर 222, है ना। तो देखो 3 और 37 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 कॉमन नहीं है और ये दूसरा 3 कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये पूछ रहा है इनमें से किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, 2 से नहीं होगा, 3 और 37 से होगा, 3 और 37 से होगा, लेकिन 2 से नहीं होगा। वो आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर इधर भी 2 होता तो तब ये 2 से हो जाता। विद इन 3-4 सेकेंड आपका आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of money। एक टेक्निक है इसका, लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, एलिगेशन लगा के कर सकते हैं, और एक है विद इन 3 सेकेंड। ये जो परसेंटेज है ना इसको फ्रैक्शन में बदल दो, है ना, और ये हो गया 1/5। इसमें ऊपर वाटर होता है और नीचे दूसरा लिक्विड, दूसरा लिक्विड क्या है, हनी, 1/5। अब ये पूछ रहा है वाटर को अगर हम मिक्स करना चाहें किसके साथ, हनी के साथ, तो वो कॉस्ट प्राइस पे व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड, वाटर कितना परसेंट मिक्स करे किसके साथ, हनी के साथ, तो वो 1/5 20% ही ऐड करना पड़ेगा, तभी वो कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर आपको क्या करेगा, 20% का लाभ देगा, है ना। ये विद इन 1 सेकेंड आंसर आ जाता है इसका, है ना। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लीटर वाटर का प्राइस मानोगे, 1 लीटर वाटर 1 लीटर हनी का प्राइस मानोगे, फिर मिक्सचर का सीपी मानोगे, वहां से फिर आपका मिक्सचर का सीपी आएगा, फिर एलिगेशन लगाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, रेशियो निकालना हो रेशियो भी निकाल सकता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ 30 रेज टू पावर 30। 30 रेज टू पावर 30 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 30 इंटू 10 रेज टू पावर 30। 10 का आप कितना भी पावर लो यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा, है ना। तो 3 का पावर आपने बताना है, 3 का यूनिट डिजिट बता दो, वही आपका आंसर होगा। 2378 का जो साइक्लिसिटी होता है, चक्रण जो होता है, वो 4 पावर का होता है, तो हर एक 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 30 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा वो हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर ऊपर रख देंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर होगा, तो 3 का पावर 2 कितना होता है, 9। तो जो राइट मोस्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, इसमें 9 होगा। क्लियर, ये भी आपका विद इन 3 और 4 सेकेंड का क्वेश्चन था। उम्मीद आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेट ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो। ये देखिए 421 और 427 जब सेम नंबर से डिवाइड किए जाते हैं तो सेम रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं, है ना। जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम रिमाइंडर आता है तो इनका एचसीएफ लिया जाता है ना। तो एचसीएफ कैसे लिया जाता है, जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस करने के बाद एचसीएफ ले लो। तो 421 माइनस 1 420 और 427 माइनस 1 426, है ना। 420 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, 42 गुणा 10, 10 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 5, 42 क्या होता है 6 सत्ते, तो 2 गुणा 3 6 इंटू 7। तो ये क्या हो गया आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर देखो इसको अगर आप लिखना चाहोगे 426 के अगर आप फैक्टर बनाने जाओगे तो वो क्या हो जाएंगे भाई, मुझे ये ध्यान से देखने पर ये लग रहा है 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से 42 और 6 कम 6, 6 से हो रहा है तो 2 इंटू 3 और इंटू 6 सत्ते 42, 6 कम 6 71। तो ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा
71 मेरे ख्याल से आगे नहीं कट रहा है। तो यहाँ 2 और 3, इसमें भी 2 और 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका जो HCF आया, HCF किसका, 420 का और 426 का, वो क्या है, 6 है ना। तो वही तो नंबर है, 421 को और 427 को अगर 6 से भाग दोगे ना तो सेम रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। तो ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज द डिवीजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर। तो 6 के फैक्टर बना दो। 6 के फैक्टर कौन है, 2 है, 3 है और 6 है। तो कितने डिवीजर हुए, 3, है ना। मैं यहाँ पे 1 को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इन दोनों नंबरों को 421 और 427 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो कितने डिवीजर हुए, 3 डिवीजर हुए, है ना। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है तो विद इन 4 सेकेंड आप आंसर निकाल दोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये भी HCF LCM से है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। A can X contain 399 liter of petrol and A can Y contain 532 liter of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that whole petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in term of liter is an integer. How many different bottle size are possible? है ना। जब भी आपको कुछ सेम चीज लेनी है तो एलसीएम लो, और उनको किसी एक जगह पहुंचाना है तो HCF लो, है ना। तो यहां पे इनका अगर हम HCF निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा, जैसे मेरे पास है कोई भी नंबर लो आप, आपके पास एक रूम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ भी दे रखी है, 10 और 20 दे रखी है, उसमें 10 मीटर और 20 मीटर, उसमें 2 मीटर साइज की एक टाइल लगनी है, 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर ब्रेड्थ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका HCF कॉमन लेना पड़ेगा ना। जब सेम वैल्यू कॉमन ली जाती है तो HCF लेते हैं, वैसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी है। और जब किन्हीं 2 3 4 वैल्यूओं को एक जगह लेके जाना होता है ना, तब हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहां पे आपको HCF लेना पड़ेगा किसका, X का जो कैपेसिटी है 399 लीटर और Y का जो कैपेसिटी है 532 लीटर। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो यह आएगा 133। 133 किसके टेबल में आता है, 19, 7 इंटू 90। क्लियर है। फिर इसको देखो किससे डिवाइड, ये 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड करा तो 133, हाँ। तो 4 इंटू 7 इंटू 90। तो देखो यहां से 7 इंटू 19 क्या हो जाएगा आपका, 7 इंटू 19 HCF। तो इसमें HCF लिया आपने किसका, और HCF लेते हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं सबसे छोटे नंबर का HCF निकाल लेता, फैक्टराइज कर लेता हूं सबसे छोटे नंबर को, है ना, और उसी में से उसके क्या दूसरे नंबर के फैक्टर मिल जाते हैं मुझे। तो ये टेक्निक होती है। HCF किसका निकाल लो आप, 399 का और 532 का, जो कि क्या है 7 इंटू 19 है। ये कह रहा है कितनी डिफरेंट टाइप की बोटल्स, 133। तो देखो एक 1 लीटर की, 7 लीटर की, 19 लीटर की और 133 लीटर की। तो ये 4 टाइप की बोतल हम यूज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, लेस देन एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेस देन एक्स वाई जेड क्या है, प्राइम नंबर है जो कि लेस देन है 10 से, ठीक है। और एस दे रखा है आपको x प्लस वाई प्लस 10 से छोटी कौन सी प्राइम नंबर होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, बस। तो 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 और 3 8 और 2 10, फिर 2 प्लस 3 प्लस 7, 7 और 3 10 और 2 12, फिर 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 और 3 10 और 5 15, फिर है भाई 2 प्लस 5 प्लस 7, 7 और 5 12 और 2 14, बस इतना ही होता है ना। अब देखो ये कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0, 0 है, यस बिल्कुल सही बात है।
द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, 9 नहीं है, नहीं होगा। फिर द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, ये भी सही है, 5 है। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो आपका क्या आंसर आ गया? सी। अब अगर आपको प्रॉपर बेसिक नॉलेज है तो आप कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हो। बेसिक इसलिए मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूं कि बेसिक जरूर सीखो और प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना सी सेट के लिए, ये मस्ट है। 2011 से लेकर 24 तक के सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, यहीं पे आगे बच्चा बहुत ज्यादा फंस जाता है ना। जो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है, और ये काफी सारे क्वेश्चन आते हैं पिछले 3-4 साल से, तो इसलिए डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन है उन पे हमें जो ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये कह रहा है, ए क्वेश्चन इज गिवन followed by two statement 1 and 2, consider the question and statement। क्वेश्चन है, what are the unique value, unique मतलब सेम वैल्यू of x and y where x and y are positive डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, है ना। तो ये कह रहा है पहली स्टेटमेंट में x और y ओड है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकता हूं। 12 को आप 4 से भाग करो 3 आ गया, 6 को 2 से भाग करो 3 आ गया, 28 को 4 से भाग करो 7 आ गया। तो यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, ये अलग आ गया, तो ये स्टेटमेंट 1 से तो नहीं पॉसिबल है। फिर दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि x और y का वैल्यू क्या है? 12 है। x और y क्या हो सकता है? 6 गुणा 2 हो सकता है, 3 गुणा 4 हो सकता है, 12 गुणा 1 हो सकता है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12 है ना। तो ये तो यूनिक वैल्यू आ गई। और अगर इन दोनों को मिला के अब देखोगे ना, तो ये वाला अगर आप ऑप्शन लोगे तो ये 3 है, तो इन दोनों को मिलाने से क्या है? आंसर सही आ रहा। तो ऑप्शन पढ़ के देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव, क्योंकि इससे भी नहीं पता चल पाएगा और इससे भी नहीं मुझे पता चल पाएगा। तो ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। एक से आ रहा है दूसरी से नहीं आ रहा, नहीं, गलत बात है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर द स्टेटमेंट, किसी एक स्टेट, आइदर मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट से, अकेली स्टेटमेंट से हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा है। दूसरा है, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट का अगर मैं यूज कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है एक्स और वाई का, है ना। मेरे को एक्स और वाई बराबर है 12 पता चला, तब मैंने एक्स और वाई का क्या करा? यूनिक वैल्यू, दोनों ऑप्शनों के यूज से एक्स और वाई का यूनिक वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है? तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड हु रिसीव्ड लीस्ट वैल्यू, है ना। तो देखो, x रिसीव्ड, x को मिले वही 4/5 किसका? y और z का। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 5x बराबर है 4y प्लस 4z, एक इक्वेशन हो गई। दूसरे में कह रहा है, पहली इक्वेशन से तो नहीं पता चल रहा हमें कुछ भी। दूसरे में कह रहा है कि y रिसीव्ड 2/7 x प्लस z, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 7y बराबर है 2z है, 2x प्लस 2z। इस अकेली इक्वेशन से भी हमें कुछ नहीं पता चला, पहला दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है? गायब हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन को कुछ सॉल्व करने से मुझे कुछ फाइंड आउट हो सकता है। ये 4z है, ये 2z है, तो इसको 2 से गुणा कर लो, 14y बराबर है 4x प्लस 4z। तो z की दोनों की वैल्यू ले लो, z यहां से लिया मैंने 5x माइनस 4y, और इसमें z किसके बराबर है? 4z। इधर से भी 4z लिया मैंने, इधर से भी 4z, 14y माइनस 4x। तो x को इधर लिया है, y को इधर लिया है ना। तो ये हो गया 9x बराबर है 18y, x बराबर है 2y, है ना। x की वैल्यू आप यहां पे रख दो, x की, तो हो जाएगा 10y बराबर है
x क्या है, इस x और 2y दोनों क्या है, बराबर हैं, तो x 2y से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे x बड़ा है 2y छोटा है। फिर 10y बराबर है, ये क्या हो गया 4y प्लस 4z, ये इधर आ गया 6y बराबर है 4z, तो ये कितना हो गया भाई 3y बराबर है 2z, है ना, 2z है ये 2z। तो यहां से आपने देखा 2z का और 3y का वैल्यू बड़ा बराबर है, तो यहां कौन छोटा हो गया 2y और 3y, और यहां भी कौन छोटा है y, तो सबसे किसको कम मिला y को, तो मैंने दोनों ही स्टेटमेंट का यूज करा और आंसर निकाल दिया। तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर, अकेली स्टेटमेंट से नहीं हो रहा, दोनों का यूज करके मैं निकाल सकता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा सी। वैसे मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं आइडिया लगा सकता था कि भाई दोनों इक्वेशन को मैं यूज करूं तो आपका आंसर आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, एवरेज मार्क्स इन ए क्लास इज 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर, है ना। सम सॉरी, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या है, सम अपॉन में टोटल नंबर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज मार्क्स है, एवरेज क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज मार्क्स क्या है 60 हैं, तो आपने n का वैल्यू निकालना है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 70 हैं, लोएस्ट जो है 50 है, बीच वालों का तो नहीं पता ना हमें। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर हाईएस्ट को और लोएस्ट को हम हटा देते हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच वाले तो हमें दिए ही नहीं है। अगर हम अकेली स्टेटमेंट से भी नहीं निकाल सकते और दोनों का यूज करके भी नहीं निकाल सकते, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ये क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसमें हमारे पास उतना डाटा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज ए प्राइम नंबर। 3 अलग अलग प्राइम नंबर हैं जिनका जो सम है वो भी क्या है कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो व्हाट आर दोज 3 नंबर, वो 3 नंबर बताने हैं। पहला कह रहा है कि देयर सम इज लेस देन 20। मैं करके देखता हूं, तो ऐसे मैंने पेयर बना के देख लेने हैं, है ना। जब मैं पेयर बनाऊंगा 3 5 11, तो 11 और 5 16 और 3 19, फिर है 3 5 7, 7 और 3 10 और 5 15, फिर मैंने देखा 5 7 11 12 23 हो गया, फिर मैंने देखा भाई 7 9 11 20 और 7 27 हो गया, फिर मैंने देखा और दूसरा नंबर कोई, ऐसे ऐसे करके हमने नंबर बनाने। 5 7 11 हो गया, फिर और देखोगे 3 7 13 ले लिया मैंने, 3 7 13, तो ये भी 23 हो गया, है ना। तो ये कह रहा है देयर सम इज लेस देन, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है उनका जो सम है वो 23 से लेस है। इस बात से तो हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि देखो ये 2 3 4 नंबर आ जाएंगे, अगर मैं 2 का यूज करूंगा तो बहुत सारे हैं, तो पहले वाली स्टेटमेंट से मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज 5, तो 5 देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो दूसरे से भी अगर मैं दोनों को मिला दूं कि उनका जो सम है वो 23 से कम है, और देखो यहाँ पे 15 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, 27 क्या है प्राइम नंबर नहीं है ना। तो ये तो कह रहा है उनका सम क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि सम जो है 23 से कम है और एक नंबर 5 है, ये बिल्कुल सही मिल गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। एक से इस पहले वाली स्टेटमेंट का यूज करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी का यूज करके नहीं निकाल सकते। अगर दोनों को यूज करें तब तो आराम से आ जा, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ये है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। एक्स एंड वाई एक इंटीजर है, पहले आपको इंटीजर पता होना चाहिए। फिर कह रहा है एक्स प्लस 2x प्लस वाई भी एक क्या है, इंटीजर है, पहली स्टेटमेंट। और दूसरी कह रहा है एक्स प्लस 2y भी क्या है, एक इंटीजर है। एक्स का वैल्यू मैंने 2 ले लिया और वाई का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, ठीक है। यहां रखा, 2 दूने 4 और 3 7, इंटीजर आया, बिल्कुल सही है। 4 प्लस 3 7 इंटीजर। फिर मैंने यहां रखा 2 और 6, 2 प्लस 6, ये भी इंटीजर आया, बिल्कुल सही है। फिर मैं कुछ दूसरी वैल्यू लेके देखता हूं। एक्स का वैल्यू लिया मैंने 4/3 और वाई का वैल्यू लिया मैंने 1/3। जब यहां रखा मैंने 8/3 प्लस 8/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया 9/3, 3 इंटीजर आया। फिर मैंने यहां रखा 4/3 प्लस 2/3, तो 6/3, 2 आ गया, ये भी इंटीजर आया, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहां गया क्वेश्चन, कैन बी आंसर्ड, अकेली से नहीं आ पा रहा है ना। क्वेश्चन कैन बी answered by using one of the statement alone but cannot be answered using other statement। इंटीजर क्या होता है भाई, जीरो को शामिल करके प्लस माइनस के सारे नंबर, है ना। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे, आपने जब नंबर इस टाइप से लिए या इस टाइप से लिए, यहां पे सिर्फ क्या आया, नेचुरल नंबर आया, इंटीजर नहीं आ रहा है। तो इसका होगा द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट। दोनों को यूज करने के बाद भी इंटीजर नहीं आ रहा है। इंटीजर में क्या होना चाहिए, कहीं कभी जीरो आ जाए, कभी आंसर माइनस में आ जाए, लेकिन यहां तो क्या है, नेचुरल नंबर आ रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक है, हमें वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखो, ये जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है एक पर्सन है, 3 आर्टिकल खरीदता है, PQR कितने रुपए में, 50 रुपए में, और जो प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू है वो है 16 रुपए। 16 का वैल्यू यहां रखेंगे तो P प्लस आर कितना हो जाएगा, 34। ये सारी चीजें यहां से करते चलो। कह रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P, P का वैल्यू निकालना हमने। और कह रहा है द कोस्ट ऑफ P, P का जो कोस्ट है नहीं ज्यादा है किससे, R से। और दूसरे में कह रहा है कोस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन, है ना। पहली स्टेटमेंट का यूज करता हूं मैं। पहली स्टेटमेंट का मैंने यूज करा कि P का R से ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं है तो कम होगा, तो ये मैंने 10 ले लिया। ये कितना ले लिया, 10 लिया तो ये कितना हो जाएगा 14, ये 12 लिया तो ये कितना हो जाएगा 22, नहीं 24 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो यहां से तो मुझे नहीं पता चल रहा है। अगर मैं देखूंगा, ये P और R का वैल्यू लिया, दूसरा स्टेटमेंट का मैंने यूज करा, R और P, ये 10 है, ये 24 है, ये 12 है, ये 22 है। तो यहां से भी मुझे वैल्यू का नहीं पता चल रहा है। जब मैंने दोनों का यूज करा ना, दोनों का, ये कह रहा है P इससे ज्यादा नहीं है और ये इससे ज्यादा नहीं है, तो R और P क्या है, दोनों बराबर है। आर और, मुझे यहां से पहली इक्वेशन से P का वैल्यू प्रॉपर नहीं पता चल पाएगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेंगी, है ना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट का यूज करता हूं, वहां से भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। जब मैंने दोनों का यूज किया तो वहां से क्या मिला मुझे, R और P बराबर है, तो 2P किसके बराबर हो गया, 34 के, तो P का वैल्यू कितना आ गया 70, 34/2 70। यहां से मुझे क्या हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट। तो इसका जो 31st क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जब दोनों स्टेटमेंट को यूज करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, PQRS appeared in a test, ठीक है, हैज P scored more than Q, ऐसा पूछ रहा है, क्या इसने ऐसा स्कोर किया। सम ऑफ
मार्क्स ऑफ पी क्यू इज द सम ऑफ आर एस। ठीक है, दूसरी स्टेट में मैं कह रहा पी और एस का जो मार्क्स का सम है वो ज्यादा है, किससे? क्यू और आर से। इस स्टेटमेंट से मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना। मुझे क्या बताना है? पी का क्यू से ज्यादा, पी और क्यू तो एक ही तरफ प्लस है। इस इक्वेशन से भी मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा है। मैं क्या दोनों इक्वेशन का यूज करके आंसर निकाल पाऊंगा? इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब पहला और दूसरा ऑप्शन यहां से कट जाते हैं, पहला कट गया, दूसरा कट गया, सी और डी बच गया। तो देखो यहां से मैं एस का वैल्यू निकाल लेता हूं। एस का वैल्यू, एस का जब मैंने वैल्यू निकाला तो ये क्या हो गया? पी प्लस क्यू माइनस आर। और यहां से मैं आर का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो पी प्लस क्यू माइनस एस, है ना। एक बार एस का वैल्यू रख दो और एक बार आर का वैल्यू। एस का रखो, पुट एस इन टू, ये वन है, एस इन एस रखा तो पी प्लस क्यू माइनस आर, और वो किससे है? क्यू प्लस आर से, है ना। तो ये आर इधर आ गया, क्यू से क्यू कट गया, 2p और ये 2r। तो p बड़ा है r से। फिर मैंने यहां पुट r इन r रखा, तो ये है r का वैल्यू, p प्लस यहां रखना इसमें 2 में, तो p प्लस एस क्यू प्लस आर का वैल्यू रखना p प्लस क्यू माइनस, है ना। तो यहां पे आप देखोगे ये हो गया भाई आपका 2q, और ये हो गया p उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये क्या है? p प्लस एस क्यू प्लस आर का वैल्यू अगर रखोगे, आर का वैल्यू p प्लस क्यू माइनस एस, यहाँ पे एस है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एस उधर चला गया, है ना, और ये p गायब हो जाएगा, p गायब हो जाएगा, तो 2s ग्रेटर है 2q से, है ना। तो s बड़ा है q से और r बड़ा है, s बड़ा है q से और p बड़ा है r से। तो इन दोनों का यूज करके मैं बता सकता हूं, इन दोनों से कि p बड़ा हो जाएगा क्यू से। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, अलग अलग नहीं पता चल पाएगा। मुझे ये सॉल्व करने की थोड़ी सी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं यहां से क्वेश्चन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है भाई कि 260 पेज की किताब है, उसके नंबर ऑफ 5 बताने आपने कितने आएंगे। तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो आप देखोगे 1 to 100 यूनिट डिजिट और 10th प्लेस पे 5 कितने टाइम आता है? 20 टाइम। फिर 100 से 200 यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे 20 टाइम। फिर कह रहा है 260 पेज की बुक है, तो आप यूनिट डिजिट पे देखो 205, 205, फिर 215, फिर 225, 235, 245 और 255। इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे देखोगे आप तो ये कितने टाइम आया? 6 टाइम। और 10th प्लेस पे देखोगे 250 से लेकर और 259 तक ये आ गया 10 टाइम। तो टोटल कितना टाइम आ गया? 56 टाइम, है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो मुश्किल से 5 सेकंड लगे इस क्वेश्चन में। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, है ना। अगर कंसेप्ट आपको आता है तो विद इन 5 सेकंड आप आंसर निकाल देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सीरीज है 28 टर्म, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म। तो पहले इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। 1 1 2, फिर 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1, फिर 6 5 4 3 2 1, फिर 7 6 5 4 3 2। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 टर्म मैंने लिख दी। तो अब देखो इसको कैसे, मैं इसको फिर इनका अलग अलग सम करके देखता हूं। तो ये हो गया 1 + 1 2 + 3 + 6 + 10 15, फिर ये 21 और ये 28 होना चाहिए, यहां से एक कम कर दो तो 27, सबको जोड़ दो, है ना, ऐड करा मैंने 27 और 21 कितना हो गया 48, 50, 50, 60, 75 और 9 84, क्या हो जाएगा 84, है ना। एक सीरीज है उसकी फर्स्ट 28 टर्म ऐड करनी है। क्लियर। तो कितने भी तरीके से आप इसको बना सकते हो। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो, ए पर्सन बाई 3 आर्टिकल PQR, कितने में, P + Q + R कितना है 3330, 3330 रुपए। P का जो कॉस्ट है R से 25% ज्यादा है और R का कॉस्ट है 120% मोर है Q से। Q को अगर 100 मान लो तो R कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और 25% का वैल्यू होता है 1/4, है ना, किससे, R से। तो R का 1/4 कितना हो जाएगा 30, और ज्यादा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 150 हो गया। तो देखो जीरो सबका कैंसिल हो रहा है, इसका 0 0 0, रेशियो बना लिया मैंने 15 10 रेशियो 12, सबका ऐड कर दिया रेशियो 37, 37 का वैल्यू कितना है 3330। तो 33 तिया कितना होता है 111, ये कितना 333, तो इंटू 9 जा तो 90 हो जाएगा, है ना। 37 का और 90 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3303 30, है ना। मेरे को देखो टेक्निक याद है, उनसे मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाता हूं, है ना। तो आपने क्या करना है, चीजें याद रखनी है। 37 तिया 111 होते हैं, तो 37 3 तिया 9 होते हैं, है ना। तो 37 निम्मा कितने हो जाएंगे 333, है ना। तो आपको किसका वैल्यू बताना, P का, तो इंटू 90 करोगे तो ये आ गया 1350 रुपए। विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर AB एंड CD, AB और CD का जो सम है किसके बराबर है 1CE, ठीक है। और ये कह रहा है ABCDE डिनोट डिस्ट्रिक्ट डिजिट, अलग अलग वैल्यू है, तो A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो A निकालने के लिए A की वैल्यू अगर मैं 10 मान लू, इसमें C ऐड करूं, तब ये तो ये 1 और C आ सकता है, A का वैल्यू 10 होगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। A तो सिंगल डिजिट नंबर है, ये तो गलत हो गया। तो A का वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूं, है ना, तो 9, फिर यहां C का वैल्यू कुछ भी लो, 9 + 1 लोगे तो कितना होगा 10, लेकिन यहां तो 0 है ही नहीं, तो आपके लिए दुविधा हो जाएगी। तो आपको B + जो D का वैल्यू है ना, ये कोई भी नंबर आना चाहिए 10 या 10 से ज्यादा, 10 और मोर देन 10, 11 12 कुछ भी हो सकता है। कितने तक, 9 और 8 17 तक हो सकता है, है ना। तो यहां पे एक कैरी आएगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक कैरी है और ए का वैल्यू 9 लिया मैंने, एक कैरी है और ये 1 लिया, तो 9 और 2 11, तभी ये सही वैल्यू आ पाएगा। तो ए का वैल्यू इसमें क्या हो सकता है 9 के अलावा नहीं होगा। सही है, कोई डाउट। नेक्स्ट,
ये कह रहा है 3 number x y z are selected from the set of first 7 natural number 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये गिवन क्या है कि x बड़ा है 2y से और 2y बड़ा है 3z से। ठीक है, तो ऐसे कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है? देखो ट्रिपलेट बताने, z का वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं, है ना, z का वैल्यू मैंने 1 लिया तो ये हो जाएगा 3। तो इसका वैल्यू 2 मान लो, y का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5, फिर ये 3, फिर ये 2, ये 4 है, तो ये आ गया आपका 6, फिर 3 4, ये आ गया 7, बस उसके बाद तो नहीं आ सकता। फिर z का वैल्यू एक ही रहने दो, y का वैल्यू आप 3 मान के देखो, तो ये 3, ये 6, तो ये आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद तो नहीं हो सकता। z का वैल्यू अगर आपने 2 ले लिया तो ये 6, ये 7, ये होगा ही नहीं, तो ये गड़बड़ हो गया। तो ये 4 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, 4 ही तो वैल्यू पॉसिबल हैं। तो कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर, 4 ट्रिपलेट बनेंगे। तो इसका आंसर आ गया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी, और बेसिक कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 6 मैंगो और 8 एप्पल वो बराबर है ट्वाइस ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगो और 5 एप्पल के, 5 एप्पल। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल बराबर है 10, 10 नहीं है ये आएगा आपका 2, 2 ऑरेंज, 4 मैंगो और 10 एप्पल। इसको तो मैं इधर ले आया और इन दोनों को मैं इधर ले गया, तो ये क्या बचा आपका 2 एप्पल बराबर है 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो। तो ये क्या बचा 1 एप्पल बराबर है 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो। इस स्टेटमेंट से इतनी बात निकल आई। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 5 मैंगो और 9 एप्पल वो बराबर है 4 ऑरेंज, 6 मैंगो, 8 एप्पल के। तो इसको तो इधर ले गए और इन दोनों को इधर ले आए, तो यहां से क्या निकल आया 1 एप्पल बराबर है 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो बराबर है 1 एप्पल, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बोथ, सी ऑप्शन है, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, पहली भी और दूसरी भी। तो इसका आंसर क्या होगा सी। क्लियर? नेक्स्ट ये कह रहा है भाई एज ऑफ पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का जो एज है लेस है 100 से और मोर है 10 से। इफ इंटरचेंज द डिजिट ऑफ एज ऑफ पी द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। तो पी का मान लिया ए बी, जो कि किसके बराबर होगा 10 ए प्लस बी, और इसके डिजिट इंटरचेंज कर दो तो किसका क्यू का वैल्यू हो जाता है, क्यू का एज हो जाता बी ए, तो वो क्या है 10 बी प्लस ए। ठीक है, इतना है। अब स्टेटमेंट 1 है व्हाट इज द डिफरेंस, तो पी माइनस क्यू फाइंड आउट करना आपने उनकी एज का। तो वो किसके बराबर होता है, उनकी एज का डिफरेंस 9 का मल्टीपल होगा 9a माइनस बी, तो ये फाइंड आउट करना है ना। द एज ऑफ P इज ग्रेटर देन एज ऑफ Q। इस बात से तो कुछ भी नहीं पता लगा पा रहे हम कि P का जो एज है वो Q से ग्रेटर है, इससे तो हमें कुछ नहीं आइडिया आया। सेकंड कह रहा है कि सम ऑफ देयर एज, सम कितना ये रहा, तो देखो P प्लस Q किसके बराबर है 11a प्लस बी, और डिफरेंस किसके बराबर है 9a माइनस बी। तो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से सम ऑफ देयर, तो 11a प्लस बी वो 11/6 टाइम है किसके देयर डिफरेंस, तो 9a माइनस बी। तो 11 से 11, ये 2 ये 3, तो इधर 2a प्लस 2b बराबर है 3a माइनस 3। तो इसको तो इधर ले गए और इसको इधर ले आए,
a बराबर है 5b, है ना। अगर ये b का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू 5 नहीं आ जाएगा, b का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू 5, है ना। तो p का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5, तो p का वैल्यू कितना आ गया 51 और q का वैल्यू कितना आ गया 15, तो डिफरेंस कितना हो गया 36। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट 2 से क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से क्या है, आंसर निकल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट। सिर्फ एक से ही निकलता, दूसरी से नहीं निकलता, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट देखो, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये कह रहा है कि ए मेन स्टेटमेंट is followed by 4 statement labeled P, Q, R, S. Choose the order pair of the statement where the first statement implies the second and the other two statement are logically consistent with the main statement. Main statement क्या है, प्रदीप either director और प्रोड्यूसर, या तो वो प्रोड्यूसर है या वो डायरेक्टर है। तो P में क्या कह रहा है कि प्रदीप एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर है तो प्रदीप क्या है, प्रोड्यूसर नहीं है, और प्रोड्यूसर नहीं है तो क्या है, डायरेक्टर है। एक बात तो जरूर है, प्रदीप डायरेक्टर है, प्रदीप प्रोड्यूसर है, प्रदीप डायरेक्टर नहीं है, प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है। अब देखो ए है एसपी ओनली, एसपी क्या है, प्रदीप इज नॉट प्रोड्यूसर और प्रदीप एक डायरेक्टर, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन आरक्यू देखो, आरक्यू क्या है, प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर, तो वो क्या है, एक प्रोड्यूसर है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बोथ एसपी एंड आरक्यू, बोथ एसपी एंड आरक्यू। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि a प्लस बी का मतलब है a माइनस बी, और a माइनस बी का मतलब है a इंटू बी, और a इंटू बी का मतलब है, a इंटू बी का मतलब a प्लस बी, और a प्लस डिवाइड है, शायद ये डिवाइड है, ये a डिवाइड, और a डिवाइड b का मतलब है a प्लस, ऐसा है ये। ठीक है, तो ये है 10 प्लस 30 माइनस 100 इंटू 50 प्लस 25। ठीक है, तो बदल के देखो, प्लस की जगह तो क्या आएगा, माइनस, माइनस की जगह क्या आएगा, इंटू, और इंटू की जगह क्या आएगा, डिवाइड, और प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। बोर्ड मास यूज करना होगा आपको, बोर्ड मास जब यूज करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर ये कितना आ जाएगा 60, है ना। तो 10 माइनस 60 माइनस 25, तो माइनस 75, 85, 75 आंसर आना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई है, कहीं ना कहीं डिवाइड की जगह ये प्लस हो सकता है, हाँ ये डिवाइड होगा ऑप्शन में, ये अगर डिवाइड है तो यहां हम प्लस लेंगे, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया -60 प्लस 35, तो ये हो गया -25। अब सही है, -25। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड मास यूज करना है और आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है P मीन्स, P का मतलब है ग्रेटर देन, Q का मतलब है लेस देन, R का मतलब है नोट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं है तो या तो लेस देन है या इक्वल टू है, और S का मतलब है नोट लेस देन, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, और T का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपको चीजें दे रखी हैं पहले में कि
2x h 3y और 3x बराबर है 4z और 9y p ग्रेटर है 8z। ठीक है, दूसरे में दे रखा है x y y ये कह रहा है ये अगर है तब ये चीज मिलती है हमें, और ये दोनों हैं तो x और z और देखो y बड़ा है x से और z या तो y के बराबर है या बड़ा है, तो ये कह रहा है यहां से x जो z है या तो बड़ा होगा, देखो यहां से स्टेटमेंट ऐसे होगी, इक्वेशन बना लेते हैं और ये इधर बड़ा, तो ये कह रहा है z बड़ा है या बराबर है x के। अगर यहां बराबर का निशान होता तो ये सही हो जाता, अदरवाइज गलत है ना। इसमें देखो कि 3x का और 4z का वैल्यू सेम है ना। मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लूं दोनों साइड तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर है 8z, है ना। तो यहां पे आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x बड़ा है बराबर है 2 से कर 3 से 9y के, है ना। x की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 8z बड़ा है बराबर है 9y के। बड़ा है बराबर है, बराबर भी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ये कह रहा है कि 9y बड़ा है 8z से, लेकिन यहां तो 8z बड़ा है, तो दोनों ही गलत हो गए, नाइदर 1 नोर 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ इन ए सर्टेन कोड, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना होता है, उनके नंबर पुट कर देने होते हैं तभी आंसर आ जाएगा। ए बी सी डी बराबर है किसके है, 24 के, तो 1 2 3 4 मेरे को साफ साफ दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जा रहा है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 होता है। फिर ई एफ जी एच ये 1680, तो है ये 5 6 7 8, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ रहा है। आपको बताना है आई जे के एल, तो ये 12 ये 11 ये 10 और ये 9, 11 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 132, ये 9 से गुणा कर दो, 9 दूने 18 28, गलत लिख दिया मैंने, 9 और 2 11 होता है, तो 11 88 0 ये आ गए। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, उनके नंबर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर हैं वो रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये है किसी कोड में POT को लिख दिया ATOP, यानी कि ये जो ऑर्डर है ना इसको रिवर्स कर दिया और A अपनी तरफ से डाल दिया, फिर TRAP, तो A अपनी तरफ से डालो और इसका रिवर्स ऑर्डर कर दो PART, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या है ARENA, तो A अपनी तरफ से डाल दो ANERA, तो ये लास्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, AANERA। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है और आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। बीच बीच में थोड़े बहुत कहीं पे हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में, अगर आप करोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट देखिए, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज 3 4 39 84 स्टार 258। मैंने आपको बताया जब भी कितना भी मुश्किल सवाल हो मैक्सिमम वो 3 बार डिफरेंस लेने से हो जाता है, तो मैं वही करता हूं। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, स्क्वायर क्यूब बहुत सारे चीजें हो सकती है, मैं इसका सबसे आसान तरीका निकालता हूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ, है ना। तो ये 11, फिर ये मैंने देखा 25, फिर ये मैंने देखा 5, फिर इनका डिफरेंस लिया मैंने, ये आ गया आपका 14 और ये आ गया आपका
फिर इनका डिफरेंस लिया मैंने 6, तो आगे भी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 20 और 6 26 होना चाहिए, है ना। 26 और 45 71। तो अगर मैं 71 इसमें ऐड कर दूं तो ये कितना आना चाहिए, 155। 155। तो मैं सीरीज करके देखता हूं आगे, तो ये फिर कितना आ जाएगा, 103। फिर ये कितना आ जाएगा आपका 32। 6। बिल्कुल सही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 155 ऑप्शन में भी है। तो जितना भी सीरीज, जब भी कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, स्क्वायर क्यूब याद रखने आपने, इनका डिफरेंस लेते जाना है। 3 बार गैप चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ आया हुआ यहां तक। नेक्स्ट देखिए, 3 बार गैप लो, जैसे मैंने 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार, तुरंत हो गया। नेक्स्ट देखो, P in some code letter P Q R S T represent the number P Q R S T represent 4 5 10 12 50, है ना। it is not known which letter represent which number, हमें नहीं पता कौन सा लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है Q माइनस S, Q माइनस S इक्वल टू 2S। ठीक है, तो यहां देखो ये 2 नंबर हैं, तो 15 में से 5 माइनस करो, 8 भी था नहीं, 15 माइनस 5, ये क्या हो गया, ठीक है। फिर है P बराबर है R प्लस S प्लस, तो बताना आपने P प्लस R माइनस, तो देखो भाई, एक तो ये हो सकता है कि 15 माइनस 5, तो Q का वैल्यू यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 15 हो जाए और S का वैल्यू 4 हो जाए। लेकिन आप देखो 12 में से अगर 4 जाए तो वो 8 होगा, तो ऐसा भी हो सकता है Q का वैल्यू 12 हो और आपका S का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5, ये 4 हो जाए, है ना। दोनों पोजीशन हो सकती हैं। दोनों अगर पोजीशन हो गई, जब मैं यहाँ S का वैल्यू 5 रखूंगा, 5 और 3 8, ठीक है। 8 8 बच गया आपका कितना, यहां देखता हूं मैं, S का वैल्यू मैंने 5 लिया, 5 और 3 8, 8 में 5 आ गया, 15 आ गया, ठीक है। 8 में आप क्या जोड़ोगे, 8 और 4 12, बिल्कुल सही बैठता है। तो ऐसा हो सकता, फिर मैं यहाँ 4 और 3 7 लेता हूं, 7 में मैं कुछ भी रखूं नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू फिट बैठती है। तो S का वैल्यू कितना हो गया, S का वैल्यू 5 और 3, और ये मैं कोई वैल्यू मानता हूं 8, 8 में 4 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब T का वैल्यू आपका 12, R का वैल्यू 4, है ना। तो बच गया कौन, P का वैल्यू कितना हो गया 10। तो 10, R कितना है भैया 4, और T कितना है 12, तो 14 में से 12 गया, 2 आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपको ऐसे अपनी तरफ से लॉजिक निकाल निकाल के देखने पड़ेंगे, है ना। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल से है। ये है 32 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 27, पूछ रहा है इनमें से किससे डिवाइड हो सकता है। मेरे को पता है कि 32 जो है वो 2 का पावर 5 होता है। 2 का पावर 5 किसके बराबर होता है, 32 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का पावर 5 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 27, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 27। अब इसमें क्या हो सकता है, 2 का पावर 25 कैंसिल कॉमन हो सकता है। 2 का पावर 25 अगर आप कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 प्लस 4, है ना। यहाँ 2 का पावर 2 बचेगा, जो कि कितना होता है 4, तो 2 का पावर 25 इंटू 5,
अब ये देखो 5 इंटू 2 10 इसमें आ सकता है, अदरवाइज और दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता, ना ये 3 से डिवाइड हो सकता, ना 7 से, ना 11 से। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है भाई पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर हैं, पी और क्यू, और ये कह रहा है पी छोटा है क्यू से और पी प्लस क्यू जो है के क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। अब देखो मैंने रखा 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, ठीक है। ये कह रहा है पी छोटा है क्यू से, फिर मैंने लिया भाई 2 और 3 5, है ना। ये यहां से यूनिक वैल्यू बनती है और इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं बनती। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। तो के की वैल्यू कितनी बनी 5, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो हमें ऐसे अपनी तरफ से ये बना बना के देखने पड़ेंगे और इसमें कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि एक आदमी जो है 100 मीटर, ये मान लिया किसी आदमी का घर है, ठीक है, 100 मीटर स्ट्रेट गया, स्ट्रेट गया ये 100 मीटर, ठीक है। तो ये जब आपके सामने ऐसे एक कागज रखा होता है ये राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, आपका जो राइट है वो राइट, जो लेफ्ट है लेफ्ट। आगे कह रहा है कि 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर टर्न करा वो इधर, और 100 मीटर फिर गया, 100 मीटर गया इधर टर्न करने। अब देखो ये ऐसे हो गया, अब ये राइट ये लेफ्ट, है ना। फिर अगेन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ गया और 300 मीटर चला, ये 300 मीटर चला। अब ऐसे है, मतलब ऐसे खड़ा हो गया, ये राइट ये लेफ्ट, है ना। तो वो फिर कह रहा है एंड टेक राइट, राइट अगर जाएगा तो देखो नीचे की तरफ है, तो ये राइट है, ये राइट गया और 100 मीटर चला, 100 मीटर चला, ठीक है। इसके ऑफिस पहुंच गया, ये ऑफिस है। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है ना नॉर्थ ईस्ट है, उसके घर से, ये घर है, घर से अगर आप देखोगे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये कौन सी है साउथ वेस्ट। घर से कौन सी है ये साउथ वेस्ट, बता कौन सी रहा है ये नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो हमें कितना डिग्री घूमना पड़ा 180 डिग्री, हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और शुरुआत में हम किधर गए नॉर्थ में, तो नॉर्थ का 180 डिग्री क्लॉकवाइज लोगे तो वो क्या आ जाएगा साउथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा साउथ। शुरुआत में वो किधर जाना शुरू करता है साउथ में, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसका जो ऑफिस है घर से नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन अगर आप यहां पे आप डायरेक्शन लोगे तो वो कौन सा बनता है साउथ वेस्ट, है ना। तो 180 मीटर क्लॉकवाइज जाओगे तभी नॉर्थ ईस्ट बनेगा। तो अभी हम जिस डायरेक्शन में चले थे उसका 180 डिग्री क्लॉकवाइज लोगे तो आंसर आएगा आपका साउथ। क्लियर? डायरेक्शन का रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड, ये गया वेस्ट में 100 मीटर, यहां ये स्टार्टिंग में था। फिर क्या करा उसने लेफ्ट टर्न करा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, है ना। लेफ्ट टर्न करा और 100 मीटर फिर चला, 100 मीटर चला भाई, ये ऐसे है। फिर कह रहा है एक 225 मीटर घूम गया, 225 डिग्री। अब देखो यहां से ये अगर ऐसे जाएगा और इससे ये 180 डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री, और फिर यहां से 45 डिग्री और घूमेगा, ये 45 डिग्री, है ना। 90 तो ये होता ना, 45 डिग्री घूमेगा। तो ये कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, और ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए,
ये कह रहा है A statement is given followed by two conclusion number 1 and 2. Consider the statement क्या है कि इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, कि इंडिया में संसार का सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न होता है। पहले में कह रहा है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। इस स्टेटमेंट से ही हमें आंसर देना है। स्टेटमेंट में हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न होता है, उसके अलावा हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपोर्ट के बारे में नहीं दिया हुआ, तो हमें नहीं पता कि इंडिया किस नंबर पे आता है एक्सपोर्ट में, तो ये गलत है। दूसरे में कह रहा है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क, इस बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है, तो ये भी गलत है ना। तो ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो करता है ना 2 फॉलो करता है, neither one follow nor 2। क्लियर, सही है, यहां तक कोई डाउट? जो स्टेटमेंट गिवन होती है उससे ही हमें आंसर निकालना होता है, उसके इधर उधर हमें अपने विचार इसमें नहीं डालने होते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप जीएस पढ़ते हो, वहां से अगर आप डाटा लेके निकालोगे तो गलत हो जाएगा। आपको जो डाटा गिवन है उसी गिवन इंफॉर्मेशन से ही आपको कंक्लूजन निकालना है। और इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में सिर्फ हमें इतना बताया गया है कि संसार में सबसे ज्यादा जो दूध का प्रोडक्शन है वो भारत में होता है, उसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो दोनों फॉलो नहीं करेंगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ m एंड n? ठीक है, तो m और n का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में हमें बताया गया है m प्लस n बड़ा है m n से, ठीक है, और m बड़ा है n से, तो कुछ भी ले लो, 2 लिया मैंने, 3 लिया, है ना, 2 और 3 5 और 2 तिया 6, गलत आ गया। फिर मैंने क्या लिया, लेकिन ये तो मैंने गलत ले लिया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, m बड़ा है, m बड़ा है, तो मैंने लिया भाई 2 और 5 ना, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2, तो देखो ये हो गया 5 और 2 7 और 5 दूने 10, गलत हो गया। अगर और कोई वैल्यू लोगे तो भी हो सकता है आपको कुछ पता चले, इससे तो नहीं पता चला। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ m और n का जो प्रोडक्ट है 24 है, तो देखो 1 गुणा 24, फिर 2 गुणा 12, फिर 3 गुणा 8, फिर 3 गुणा 8, फिर भाई 4 गुणा 6, इतने नंबर हो सकते हैं। तो अब देखो 6 चौक 24, 6 और 4 10, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर 8 और 3 11 नहीं होगा, 12 और 2 15 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन लिया आपने। तो देखो ये कितना हो गया, 25, 24 और 1 25 और ये 24। तो इससे दोनों स्टेटमेंट का जब आप यूज करते हो तो सही आंसर निकाल पाते हो m और n का वैल्यू, है ना। अकेली आइदर ऑफ द स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट। तो सी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा। अकेली एक से नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। तो सी आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, है ना। टाइम निकालना है, तो टाइम किसके बराबर होता है, साइज यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। और 1 MB बराबर है 1024 KB के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट, नहीं हो पाएगा इससे। दूसरे में ट्रांसफर रेट यानी कि स्पीड दे रखी है 2.4 किलोबाइट पर सेकंड, इससे भी नहीं होगा। लेकिन दोनों को यूज करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा भाई, सी, है ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या है, टाइम क्या हो जाएगा, साइज अपॉन में जो ट्रांसफर रेट दे रखा है वही आपका आंसर होगा। तो सी से सही आंसर आ पाएगा। क्लियर। तो ये 53 क्वेश्चन थे जो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड थे। कॉम्प्रिहेंशन फिर कभी आपको कराएंगे।
आज के लिए काफी है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको सारी चीजें ढंग से समझाने की। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।